मैंने कल कहा था कि आप सभी लोग वैम्प या जैम्प सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आई आई होप सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। अब आपने यदि जैम्प या वैम्प इंस्टॉल कर लिया होगा तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको कोडिंग के टाइम पे ध्यान देना है। वो ये कि यदि आपने जैम्प इंस्टॉल किया होगा, जैम्प, तो इस केस में आपके सी ड्राइव में जैम्प नेम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। आपके सी ड्राइव में, आप यदि अपने सी ड्राइव में जाते हैं तो आपके सी ड्राइव में जैम्प नेम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। और इस जैम्प नेम को जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा, htdocs। ठीक है। और इसके अंदर आपको अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर के अंदर आपको अपनी फाइल रखनी है। जो आप फोल्डर क्रिएट करेंगे इसके अंदर आपको अपनी फाइल और उसका एक्सटेंशन डॉट पीएचपी रखना है। ये उनके लिए जिन लोगों ने जैम्प नेम का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा, एंड जिन लोगों ने वैम्प नेम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, वैम्प, उनके लिए ये है कि आप भी सी ड्राइव के अंदर जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर आपको वैम्प नेम का फोल्डर मिलेगा। इस वैम्प के अंदर आपको ट्रिपल डब्ल्यू नेम का फोल्डर मिलेगा और इस ट्रिपल डब्ल्यू फोल्डर के अंदर आपको अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर के अंदर आपको अपनी फाइल और उसका एक्सटेंशन डॉट पीएचपी रखना है। एक्सटेंशन और डॉट पीएचपी क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम अपने सिस्टम में किसी कोड को सेव करते हैं तो उस कोड के लिए उसका एक फाइल नेम डिसाइड किया जाता है। जैसे उसका फाइल नेम एबीसी प्रोग्राम वन कोड वन, एंड देन उस फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मीन्स टाइप ऑफ फाइल, कि उस फाइल को हम किस टाइप से सेव करेंगे, उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डॉट पीएचपी। तो आप सभी इनमें से किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। यदि आपने इंस्टॉल किया है तो ये पाथ आपको फॉलो करना है, इसी पाथ पे आपको कोड को सेव करना है। कोड आपका सेव होगा अगर आपने जेम्प इंस्टॉल किया तो सी जेम्प htdocs। इस htdocs के अंदर आप अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस खुद के फोल्डर के अंदर आप फाइल डॉट पीएचपी या अपने प्रोग्राम का नेम और डॉट पीएचपी लिखेंगे। और यदि आपने वैम्प इंस्टॉल कर रखा है तो उस केस में आप सी ड्राइव में जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा वैम्प नेम का फोल्डर, एंड देन आपका मिलेगा ट्रिपल डब्ल्यू नेम का फोल्डर। उसके अंदर आप नया फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस नए फोल्डर के अंदर आप पास करेंगे अपनी फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन। तो ये प्रोसेस होगा आपके सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद। अब सपोज मैं एक कोड लिखता हूं, एक बेसिक सा कोड हम लोग पीएचपी का लिखते हैं। पीएचपी का कोड लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको इसका सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। सिंटैक्स में क्या लिखना पड़ेगा कि पीएचपी के लिए एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और पीएचपी वर्ड, ये पीएचपी की कोडिंग की ओपनिंग है सिंटैक्स की। और इसकी क्लोजिंग के लिए आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पीएचपी का सिंटैक्स। इसके अंदर पीएचपी की कोडिंग लिखी जाती है। पीएचपी की कोडिंग जैसे सपोज हमें मैसेज को डिस्प्ले करना है, तो मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हमने कल आपको बताया था इको। इको का यूज किया था मैसेज को शो करने के लिए। और उसके बाद डबल क्विट्स के अंदर हम पास करते हैं वो मैसेज जो हमें पीएचपी का यूज करके डिस्प्ले कराना है, और यहाँ पे पास कर देंगे सेमीकोलन। अब इसको हमें सेव करना होगा। सेव कैसे करेंगे? सेव करने के लिए आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस जब आप प्रेस करेंगे तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सी ड्राइव में। मैंने क्या किया ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज लिया है। न्यू पेज पे मैंने यहाँ पे पीएचपी का सिंटेक्स दिया है, पीएचपी की सिंटेक्स की क्लोजिंग की है। यहाँ मैंने यूज किया है इको, और इको के बाद डबल क्विट्स के अंदर वो मैसेज दिया जो हमें डिस्प्ले करना है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस जब आप प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम ये कहेगा कि आप इस कोड को अपने सिस्टम में कहाँ सेव करना चाहते हैं। यदि आप पीएचपी को छोड़ करके कोई अदर कंपोनेंट लाइक दैट एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप पढ़ रहे होते तो आप अपने इस फाइल को कहीं भी सेव कर सकते हैं। बट जब आप पीएचपी पढ़ रहे हैं तो इसके लिए इसका एक प्री डिफाइंड फोल्डर है, जो भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको सी ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा, सी ड्राइव। और इस सी ड्राइव में आपको मिलेगा जैम्प नेम का फोल्डर, जैम्प। और इस जैम्प के अंदर आपको मिलेगा htdocs नेम का फोल्डर, ये htdocs। और इस htdocs के अंदर आपको अपना खुद का फोल्डर बनाना है।
ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स ऑलरेडी बना रखे हैं, बट आपको अपना फोल्डर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ मैंने पास कर दिया ऑनलाइन क्लास 9 to 10। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर का नाम दिया ऑनलाइन क्लास 9 to 10 और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। तो मैंने आपको प्रोसेस में यहाँ बताया भी था कि सबसे पहले आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जाने के बाद आपको जैम्प नेम का फोल्डर मिलेगा, जैम्प नेम के फोल्डर के बाद आपको htdocs फोल्डर में जाना है और htdocs फोल्डर के अंदर आपको अपना खुद का फोल्डर बनाना है। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे htdocs के अंदर तो हो सकता है कि कुछ फोल्डर्स बने हो, कुछ फाइल्स ऑलरेडी इसमें पड़ी हो, आपको उनको टच नहीं करना है, आपको उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर के अंदर आपको अपने इस प्रोग्राम का या इस कोड का कोई एक फाइल का नाम देना। जैसे मैंने दे दिया कोड 1 या प्रोग्राम 1 या माई कोड, जो आप नेम देना चाहें, और उसके बाद आपको देना पड़ेगा यहाँ पे इसका एक्सटेंशन मीन्स .php। सेव कर दिया तो ये कोड आपका सेव हो गया, ये फाइल आपकी सेव हो गई। ठीक है, अब हम इस पेज को रन कैसे करेंगे? हमने तो ये कोड को सेव करने का तरीका सीखा, बट इसमें PHP को रन करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है अदर टेक्नोलॉजी से। क्या डिफरेंट होता है वो समझिए। सबसे पहले जो आपने अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा उस सॉफ्टवेयर को आपको एक्टिव करना पड़ेगा या उस सॉफ्टवेयर को आपको पहले रन करना पड़ेगा। लाइक दैट, यदि आपने जैम्प इंस्टॉल किया है तो आपको जैम्प को एक्टिव करना पड़ेगा, आपने वैम्प इंस्टॉल किया है तो आपको वैम्प को एक्टिव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपने सर्च स्क्रीन में गया और यहाँ मैंने पास किया जैम्प और जैम्प मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जब आप जैम्प को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक विंडो मिलेगा। इस विंडो में आपको ऑप्शन आएगा अपाचे एंड माई एसक्यूएल। अपाचे एंड माई एसक्यूएल आपको क्या करना होगा, इस अपाचे और इस माई एसक्यूएल को आपको स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है इसको। जब आप ये स्टार्ट कर देंगे, हाँ कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो आपका ये जैम्प स्टार्ट हो गया। यदि आप वैम्प सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए तो आपको वैम्प को भी ऑन करना होगा और जैसे ही आप वैम्प को ऑन करेंगे वो आपका वैम्प भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको अपने किसी ब्राउजर पे जाना है, तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे गया और ब्राउजर पे जा करके आपको यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है इसको बोलते हैं होस्ट नेम। ये बोला जाता है होस्ट का नाम। जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उस हर एक टेक्नोलॉजी का अपना अपना होस्ट नेम डिसाइड होता है। किसी किसी का लोकल होस्ट होता है और किसी किसी का 127.0.0.1 होता है, किसी का लोकल होस्ट :8080 होता है, किसी का लोकल होस्ट :7070 होता है। तो हर एक टेक्नोलॉजी का या हर एक सर्वर का अपना अपना होस्ट नेम हो सकता है। वो डिफरेंट भी हो सकता है, वो सेम भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे पास किया लोकल होस्ट। इस लोकल होस्ट के साथ आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा अपने उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में अभी आपने जस्ट कोड को सेव किया है। तो मैंने यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम पास किया ऑनलाइन। आप अपने फोल्डर को चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लिखा हुआ फोल्डर का नाम ऊपर ऑनलाइन क्लास 9 to 10। मैं अपने ब्राउजर पे जाकर के लिखा लोकल होस्ट /ऑनलाइन क्लास 9 to 10। जैसे ही आप ये लिख करके एंटर करेंगे तो जो आपने अपने इस फोल्डर में फाइल सेव की होगी वो फाइल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और जब आप उस फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि आपका कोड यहाँ पे रन हो गया, आपका कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो ये कैसे डिस्प्ले हुआ है? ये PHP के थ्रू डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये फाइल का नाम code1.php डिस्प्ले हो रहा है और ये फाइल code1.php किस फोल्डर के अंदर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और उससे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट आपका होस्ट नेम है।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था पीएचपी का यूज करके। आप सभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे पीएचपी का सिंटेक्स ओपन है, पीएचपी का सिंटेक्स क्लोज है। यहाँ पे मैंने इको मेथड का यूज किया है। इसका वर्क होता है कि आप पीएचपी में मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं या मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं या मैसेज को रन कर सकते हैं। वो मैसेज आपका सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और मल्टी वर्ड का भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना मैसेज या कितना डेटा प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये था आपका बेसिक प्रोग्राम पीएचपी में सेव करने का और पीएचपी में रन करने का। अब सपोज हमें पीएचपी के कोड को एचटीएमएल के थ्रू रन करना हो, देन हम कैसे रन करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक नए पेज बना करके उसमें आपको समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया पेज लेता हूँ। नए पेज के लिए मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया। कंट्रोल एन मीन्स नया पेज, और यहाँ पे मैंने पास किया एचटीएमएल टैग क्लोज। आई थिंक ये सभी को एचटीएमएल थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और इसके अंदर मैंने यूज किया हेड टैग, और हेड टैग को मैंने क्लोज किया। आफ्टर दैट मैंने बॉडी टैग ओपन किया और बॉडी टैग को क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ पे एचटीएमएल टैग ओपन, एचटीएमएल टैग क्लोज, हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज। ये किसी वेब पेज को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। लेकिन अब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करने जा रहे हैं पीएचपी के साथ। अगर हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर पीएचपी को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे वो आपको समझना है। तो मैंने यहां पे पास किया और इसको हम सेव करेंगे, इस कोड को हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। जब मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस किया तो ये अगेन हमसे पूछ रहा है कि आप अपने इस कोड को सेव कहाँ पे करेंगे। तो कोड को हम लोग सेव वहीं पे करेंगे जहां पे हमने प्रीवियस कोड को सेव किया है। प्रीवियस कोड हमने कहां पे सेव किया था, सी ड्राइव के अंदर, जैम्प फोल्डर के अंदर, htdocs फोल्डर के अंदर, और htdocs के अंदर हमने अपना खुद का फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर। यदि आप वैम्प यूज कर रहे हैं तो आपको वैम्प के अंदर जाना है, उसके अंदर आपको www फोल्डर मिलेगा। उस www फोल्डर के अंदर आपको अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करना है और वहां पे आपको अपनी फाइल को सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे फाइल को दे दिया code2.php। अब आप सोचेंगे यहाँ पे कि मैंने कोड लिखा है HTML में और मैं एक्सटेंशन पास कर रहा हूं .php, ऐसा क्यों। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जब आप PHP की कोडिंग करते हैं उस केस में आप यदि HTML का कोड लिखते हैं या डायरेक्ट PHP का कोड लिखते हैं, दोनों के केस में दोनों का एक्सटेंशन .php होता है। ये इसलिए होता है कि हमें इस HTML के पेज को ब्राउजर पे लोकल होस्ट के थ्रू रन करना है, या कह सकते हैं सर्वर साइड पे रन करना है। इसलिए आपको इस पेज को भी .php एक्सटेंशन से ही सेव करना पड़ेगा। अब यदि इसको रन करने की बात आती है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा h1 टैग और इस h1 टैग के अंदर मैंने लिखा एक मैसेज। ठीक है, आप सभी को पता है कि h1 टैग का यूज किया जाता है हेडिंग को बनाने के लिए। यदि वेबसाइट में आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे h1 टैग। इसको मैंने सेव किया और रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए अगेन आप उसी सेम ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे जब आप जाएंगे तो आपको लोकल होस्ट लिखना है, अपने फोल्डर का नाम लिखना है और रन कर देना है। आप जब देखेंगे उस फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें आपको दिखेंगी, उतनी फाइलें देखेंगे जितना आपने बना रखा होगा। कोड 1 जिसमें हम लोगों ने PHP का कोड लिखा था, ये कोड जिसमें हम HTML के साथ PHP का कोड लिखेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट यहाँ पे रन हो रही है। अब यदि हमें इसी HTML पेज में PHP की कोडिंग लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे वो आपको समझना है। सपोज हमें इस h1 के बाद PHP की कोडिंग लिखनी है तो हम क्या करेंगे, बस आपको सिंपल सा PHP का सिंटेक्स ओपन करना है, PHP का सिंटेक्स क्लोज करना है और यहाँ पे अगेन आपको लिखना है इको और यहाँ मैसेज दे देना है जो आप देना चाहते हैं। मैंने लिखा हेलो डिजी कोडर्स और मैंने इसको सेव कर दिया। रन करने के लिए बस सिंपल सा ब्राउजर पे जा करके आप अपने उस पेज को रिफ्रेश कर दिए तो आप देखेंगे कि आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जो आपने PHP के अंदर लिखा है, हेलो डिजी कोडर्स। तो ये HTML के पेज में PHP का यूज हो रहा है और जबकि प्रीवियस पेज में आप देखेंगे तो इसमें केवल और केवल PHP यूजेस में कहीं भी टैग यूज नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे PHP के साथ साथ
आपका HTML के टैग्स को भी यूज किया गया है। और जरूरी नहीं है कि आप बॉडी टैग के अंदर H1 टैग के बाद इस PHP को यूज करें। अगर आप चाहते हैं तो इस PHP को HTML की क्लोजिंग के बाद भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस HTML की क्लोजिंग और ओपनिंग से पहले भी इसको यूज कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो इस हेड टैग के बाद भी इसको आप यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप अपने पेज की कोडिंग PHP की कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कहीं भी इसके कोड को आप इजिली सेव कर सकते हैं जहां चाहे वहां। तो ये टेक्निक होता है, ये मेथड होता है, ये रूल होता है PHP को रन करने का, PHP को कोड को लिखने का। इतना तो सभी को समझ में आया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है PHP रन PHP प्रोग्राम। वो हम लोगों ने देख लिया कि PHP के प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे और उसको रन कैसे करेंगे। फिर इसमें दिया हुआ है कि यूजिंग जैम्प, मीन्स आप जैम्प का कैसे यूज करेंगे वो भी हमने बता दिया। यूजिंग वैम्प, वैम्प का कैसे यूज करेंगे, तो वैम्प का यूज करने के लिए आपको मैंने बता दिया है कि आप जैसे जैम्प में डेटा को सेव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, वैसे ही आपको वैम्प में करना है। बट वैम्प में थोड़ा सा डिफरेंट होगा जैम्प के अकॉर्डिंग। जैसे डिफरेंट क्या होगा, आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा वैम्प के केस में कि आपको सी ड्राइव मिलेगा। यहाँ भी जैम्प में भी सी ड्राइव था, यहाँ पे जैम्प फोल्डर था, यहाँ पे वैम्प फोल्डर होगा, यहाँ पे htdocs फोल्डर था, यहाँ पे www फोल्डर होगा। यहाँ भी आपने अपना फोल्डर क्रिएट किया था और वैम्प में भी आपको अपना फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने अपनी फाइल को सेव किया था और यहाँ भी आपकी अपनी फाइल सेव हो रही है। ठीक है, तो दोनों जगह लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा केवल वर्डिंग का डिफरेंस है। रन करने का, कोड लिखने का, उसमें आपको कहीं भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है PHP वेरिएबल्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है PHP वेरिएबल्स कि PHP में वेरिएबल्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो कैसे, इसके क्या रूल्स होते हैं। तो अभी तक आप सभी ने देखा होगा किसी भी प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल पढ़े होंगे, सी पढ़े, आप सी की बात करें, आप C# की बात करें, आप जावा की बात करें, आप .NET की बात करें, PHP की बात करें, पाइथन की बात करें, हर एक टेक्नोलॉजी में वेरिएबल को यूज किया जाता है। हर टेक्नोलॉजी में वेरिएबल होता है। आप ये भी कह सकते हैं रीजन इसका कि हमें डेटा का स्टोरेज कहीं ना कहीं करना है या हमें डेटा को असाइन भी करना है। तो जब डेटा का स्टोरेज होगा, जब डेटा को असाइन किया जाएगा तो वो किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर या असाइन किया जाएगा। तो अगर वेरिएबल का डेफिनेशन पढ़े तो जनरल सी बात है कि वेरिएबल का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए और वेरिएबल्स टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल का काम ही होता है डेटा का स्टोरेज करने के लिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल एक मीडियम होता है डेटा के डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और जो वेरिएबल होता है वो आपके प्रोग्राम के हर एक टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। हर एक टाइप के, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, डबल हो, कैरेक्टर हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, उसको वो वेरिएबल स्टोर कर सकता है, आसानी से स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब बट यहाँ पे जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कुछ यहाँ पे रूल होता है। वो रूल क्या होता है, जब आप PHP में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले आपको डॉलर सिंबल यूज करना, डॉलर सिंबल। थोड़ा सा आपको मैं अदर प्रोग्रामिंग में ले चलता हूं। अदर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यदि सी में बात करें तो सी में सबसे पहले आपको डेटा टाइप देना पड़ता है एंड देन आपको पास करना पड़ता है वेरिएबल का नाम। ऐसे लिखते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल। सपोज आपने डेटा टाइप लिखा इंट और आपने वेरिएबल का नाम दिया ए, तो ये जो आप सर PHP में कॉन्केटिनेशन का प्रोग्राम अभी बताएंगे, वो तो जस्ट वेरिएबल के बाद आएगा कॉन्केटिनेशन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर लिखा है या सिंटेक्स लिखा है, ये स्ट्रक्चर या सिंटेक्स वेरिएबल डिफाइन करने का है बट सी में, और
यदि हम बात करें यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में, तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए लिखना पड़ता है आपको कीवर्ड, और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे कीवर्ड होता है वेर नाम का, और वेरिएबल का नाम हमने दिया है। तो ये जो मैंने लिखा स्ट्रक्चर, ये है आपका जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। और यदि पाइथन की बात करें, पाइथन टेक्नोलॉजी में, पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो वहां पे डायरेक्टली हम लोग पास करते हैं वेरिएबल का नाम, मीन्स डायरेक्टली वहां पे ए लिख दिया जाता है। तो ये जो मैंने सिंटेक्स लिखा है, ये जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका लिखा है। और यदि यही बात करें हम पीएचपी की, तो पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डॉलर सिंबल यूज किया जाता है, और वहां पे आपको लिखना पड़ता है वेरिएबल का नाम। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डॉलर ए, ऐसे डॉलर ए, ठीक है। वेर डॉलर सिंबल वेरिएबल का नाम, डॉलर सिंबल के बाद जो भी आप वेरिएबल का नाम ABCD XYZ देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पीएचपी में डिफाइन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेयर करने का, पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने का, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का, और सी में वेरिएबल डिक्लेयर करने का, सभी में वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, बट थोड़े थोड़े इनके सिंटेक्स डिफरेंट हैं, थोड़े सा इनका स्ट्रक्चर अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। अब बात आती है कि जहां भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कुछ रूल होता है। वो रूल क्या होते हैं समझिएगा। जब भी आप डॉलर सिंबल का यूज करेंगे, तो उसके बाद ही आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप जो वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो ए से जेड, चाहे वो स्मॉल में हो या कैपिटल में, आप लिख सकते हैं। और वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 6 7 8 और यहाँ पे लिख दिया जी, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये अलाउ नहीं है, ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो सकता। फिर अगर आप किसी वेरिएबल में यही नंबर बाद में रखते हैं, सपोज दैट डॉलर लिखा, जी लिखा, और मैंने लिखा 5 6 7, तो ये अलाउड है, ये वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो सकता है। फिर बात आता है कि यदि आप पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो डिक्लेरेशन आपका केस सेंसिटिव माना जाता है। अब केस सेंसिटिव की बात आ गई, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। आप सभी जानते भी होंगे प्रोग्रामिंग में केस सेंसिटिव वर्ड काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इस केस सेंसिटिव का सेंस क्या होता है, या केस सेंसिटिव क्यों प्रोग्रामिंग होती है, वो थोड़ा समझिए। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, तो आपको केस सेंसिटिव होने का या नहीं होने का ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है वो समझिए। यदि प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स को केस सेंसिटिव डिफाइन किया गया है, तो जब आप खुद प्रोग्राम लिखेंगे या रन करेंगे, तो आपको वही रूल या सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा जो प्रोग्राम में डिफाइन किया गया है। बट पीएचपी एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्लीटली केस सेंसिटिव नहीं है। ये केस सेंसिटिव है और नहीं भी, मतलब दोनों केस में, इसीलिए इसको बोला जाता है पार्शियली केस सेंसिटिव। एक होता है केस सेंसिटिव और एक होता है नॉट केस सेंसिटिव, मतलब केस सेंसिटिव है नहीं, और एक है यहाँ पे आपका पार्शियली केस सेंसिटिव। तो पीएचपी जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये पार्शियली केस सेंसिटिव है। अब पार्शियली केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जैसे अगर केस सेंसिटिव का केवल एग्जांपल लें, तो केस सेंसिटिव का एग्जांपल का ये हुआ कि यदि आपने डॉलर ए लिखा, तो आप डॉलर ए ही लिखेंगे, ये हुआ आपका पार्शियली केस सेंसिटिव, सॉरी केस सेंसिटिव। कि जब यदि डॉलर ए डिफाइन किया गया, तो आप डॉलर ए ही बाद में भी लिखेंगे। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि यदि आपने डॉलर ए स्मॉल डिफाइन किया, तो डॉलर ए स्मॉल भी आप लिख सकते हैं और डॉलर कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। ये होता है नॉट केस सेंसिटिव, मतलब आप दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैपिटल भी स्मॉल भी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन पार्शियली केस सेंसिटिव की जहां पे बात आती है, वहां पे पीएचपी ने अपने कुछ रूल्स सेट कर रखे हैं। पीएचपी के रूल्स क्या हैं
कि जितनी चीजें पीएचपी में बनी बनाई है, मतलब जितनी कोड को पीएचपी ने खुद बनाया, वो केस सेंसिटिव नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा पॉइंट को, कि जितने कोड को पीएचपी ने बना रखा है वो केस सेंसिटिव नहीं होंगे, और जितना कोड यूजर डिफाइन करेगा वो केस सेंसिटिव होगा। मीन्स मैं एक यूजर एक वेरिएबल डिफाइन किया, सपोज दैट $a, और इसमें मैंने वैल्यू पास किया 10। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया $a और उसमें मैंने स्टोर किया 10 वैल्यू, और मुझे यदि इसको एक्सेस करना होगा तो मैं इको $a ही लिखूंगा, मैं इसको इको $A नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने ये $a डिफाइन किया था ये केस सेंसिटिव है। क्यों है? क्योंकि मैं यूजर या मैं एडिटर या मैं डेवलपर खुद इसको डिफाइन किया। तो इस केस में पीएचपी केस सेंसिटिव होता है, बट जितनी चीजें हम पीएचपी की बनी बनाई पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इको लिखा हुआ, इस इको को मैं स्मॉल इको $A लिखूं, या इको $A लिखूं, या इको में इसी स्मॉल और एच को कैपिटल लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों के केस में सेम रिजल्ट देगा, तीनों के केस में ये सेम रिजल्ट देगा। बट यदि आप यहीं पे इसको लिखते हैं इको $A तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि आपने $A ये नहीं वर्क करेगा। रीजन इसका कि आपका जो वेरिएबल है वो $a डिफाइंड, $A डिफाइंड नहीं है, तो यहां पे ये केस सेंसिटिव होगा। और जितनी चीजें पीएचपी की बनी बनाई है वो केस सेंसिटिव नहीं होगी, इसीलिए पीएचपी को पार्शियली केस सेंसिटिव बोला जाता है। पार्शियली केस सेंसिटिव, पार्शियली मतलब भेदभाव, किसी केस में ये केस सेंसिटिव है और किसी केस में ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेयर डॉलर सिंबल के साथ किया जाता है और उसके बाद वेरिएबल का नाम पास किया जाता है। फिर हम लोगों ने इसके रूल्स पढ़े, यदि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो क्या रूल्स ध्यान देंगे। रूल्स ये ध्यान देंगे कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल के नेम के पहले हम नंबर नहीं लिख सकते, वेरिएबल के नेम से पहले हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिख सकते, हम वेरिएबल के नेम के बीच में गैप नहीं दे सकते। आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर, गैप आप नहीं दे सकते, और डॉलर के बाद भी आप गैप नहीं दे सकते, ये भी वेरिएबल का नेम नहीं माना जाए। तो हर एक प्रोग्रामिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करने का उसका रूल होता है, और ये रूल लगभग सभी में कॉमन होता है। थोड़े एक दो पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, अदरवाइज सभी के सभी रूल्स कॉमन होते हैं। हाँ, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है इनका। क्वेश्चन इनका ये है कि सर पीएचपी में क्यों $साइन का यूज करते हैं। ठीक है, $साइन जो है ये पीएचपी का वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंबल है, तो ये इन्होंने खुद बना रखा है। इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम डॉलर सिंबल के अलावा इसको ना यूज करें, तो आपको डॉलर सिंबल ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यदि आपको वेरिएबल का कनेक्शन करना हो, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल कनेक्शन। यहां पे आप आते हैं तो यहां पे मैंने लिखा वेरिएबल कनेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल कनेक्शन। यदि आपको एक से दो वेरिएबल को कनेक्ट करना हो, एक से दो वेरिएबल को कनेक्ट करना हो तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखिए। जिसको कोई अभी क्वेश्चन पूछा था कॉन्केटिनेट करना, कॉन्केटिनेट करने का मतलब होता है जोड़ना, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। कॉन्केटिनेशन वर्ड का मतलब होता है 2 + 2 = 22, ये होता है कॉन्केटिनेशन, इसी को बोलते हैं कॉन्केटिनेशन या वेरिएबल का कनेक्शन एक दूसरे के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो हम उस पेज पे आते हैं अगेन यहाँ पे, और एक मैं नया पेज फिर से लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा Ctrl+N, और यहाँ पे मैंने PHP सिंटेक्स ओपन किया, इसको क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने सेव किया। इस पेज का नाम दिया code3.php और इसको मैंने सेव कर दिया। अब सबसे पहले मैं वेरिएबल वाला आपको समझा देता हूँ, देन आप देखिएगा कनेक्शन का। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया $a, और यहाँ पे मैंने लिखा
मैसेज दिया हेलो डिजी कोडर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो डिजी कोडर्स, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इको $a, यहाँ मैंने मैसेज पास कर दिया इको $a। अब यदि मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे बैक गया, रिफ्रेश किया तो हमारी तीसरी फाइल आ जाएगी। इसको मैंने क्लिक किया तो ओके, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा था, सेमी कॉलन पास कर दिया। अब मैंने रन किया तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा हेलो डीजी कोड। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इको स्मॉल ए नहीं लिखता हूँ, मैं इको कैपिटल ए लिखता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है स्मॉल ए, बट मैं यहाँ पे इको करा रहा हूँ कैपिटल ए। तो अब जब आप सेव करेंगे और आप रिजल्ट देखना चाहेंगे तो आपको रिजल्ट में ऐसा मिलेगा, क्या मिलेगा, अनडिफाइंड वेरिएबल कैपिटल ए, मीन्स जो आपने वेरिएबल में कैपिटल ए पास किया है वो डिफाइन नहीं है, वो अनडिफाइंड। तो इसलिए यहां पे प्रूफ होता है कि पीएचपी जो है यूजर डिक्लेरेशन या यूजर जो वेरिएबल डिफाइन कर रहा है उस केस में केस सेंसिटिव है, उस केस में केस सेंसिटिव है। बट इसी इको को मैं यहां पे कैपिटल में कर दे रहा हूं और यहां मैं अगेन पास कर दे रहा हूं स्मॉल ए। अब मैंने सेव किया और इसको रन किया तो आप देखेंगे आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। और यदि मैंने इसी इको को कुछ इस तरीके से लिख दिया, इसी को कैपिटल रखा, एच ओ को मैंने स्मॉल दिया और अगेन सेव करके मैंने रन किया तो आप देखेंगे आपको वो रिजल्ट मिलेगा सेम। तो मैंने बताया था आपको कि जितनी चीजें पीएचपी में बनी बनाई मिलेंगी, मैं जितने मेथड को, फंक्शन को, कोड को खुद पीएचपी ने बना रखा है वो केस सेंसिटिव नहीं होगा। और जितनी चीजें आप यूजर, आप डेवलपर, आप डिजाइनर डिफाइन करेंगे वो केस सेंसिटिव होगा। जैसे यहां पे मैंने सिंटेक्स में ये पीएचपी लिख रखा है, इसको आप चाहे तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक को स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। रीजन इसका ये सिंटेक्स भी पीएचपी का प्री डिफाइन है, तो आपको केस सेंसिटिव का यहां पे प्रॉब्लम नहीं आना है। बट जो आप डिफाइन करेंगे वो केस सेंसिटिव होगा, तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, वेरिएबल का कनेक्शन में, वेरिएबल के कनेक्शन में वो समझिए। अब आपको मान लीजिए कि इस पीएचपी का जो आपने ये कोड लिखा है इसको कमेंट करना है। हाउ वी कमेंट पीएचपी कोड, आप पीएचपी कोड को कमेंट कैसे करेंगे, तो कमेंट करने के लिए सिंगल लाइन के कोड को आप लिख सकते हैं हैज, और सिंगल लाइन के कमेंट के लिए आप डबल स्लैश का भी यूज कर सकते हैं, और मल्टी लाइन के लिए स्लैश एस्ट्रिक और क्लोजिंग के लिए एस्ट्रिक स्लैश। ये मल्टी लाइन के लिए क्या लिखेंगे, स्लैश और एस्ट्रिक, और यहां मैंने लिखा एक मैसेज दे दिया मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, और यहां पे हम दे देंगे एस्ट्रिक और स्लैश। ऊपर जो मैंने ये कमेंट के आपको सिंबल दिए हैं हैज और डबल स्लैश, ये सिंगल लाइन के थे, और यहां जो मैंने पास किया है एस्ट्रिक और स्लैश और एस्ट्रिक, ये है आपके मल्टी लाइन। तो पीएचपी में कमेंट करने का कुछ ये तरीका होता है, इसका यूज करके आप अपने पीएचपी के कोड को कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यदि आपके पास दो वेरिएबल हो, मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया एक $a और यहाँ पे मैंने लिखा डिजी कोडर्स, ठीक है, और सेमी कॉलन दिया, और एक और मैंने वेरिएबल लिया $b और यहां मैंने पास किया डबल क्विट्स के अंदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, यहां मैंने पास किया टेक्नोलॉजी और यहां मैंने सेमी कॉलन दे दिया। अब इस a और b वेरिएबल में जो दो वैल्यू हमने असाइन किया है या जो दो वैल्यू मैंने स्टोर किया है, यदि हमें इनको कॉन्कैटिनेट करना तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक और वेरिएबल, सपोज मैंने लिख दिया रिजल्ट नाम का, और यहाँ पे हम लिखेंगे $a डॉट, पीएचपी में कॉन्कैटिनेट करने के लिए डॉट सिंबल का यूज किया जाता है, और अगर प्रोग्रामिंग में आप कहीं कहीं पे प्लस सिंबल का भी यूज देखेंगे, जैसे आप पाइथन वगैरह देखेंगे या आप जावा स्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें प्लस का यूज किया जाता है, डॉटनेट में भी प्लस का यूज किया जाता है कॉन्कैटिनेट करने, बट यहाँ पे पीएचपी में डॉट का यूज किया जाता है। और यहाँ मैंने पास किया $b और यहाँ पे मैंने कर दिया इको $result सेमी कॉलन। तो यहाँ पे मैंने जो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर $a डॉट $b पास किया है, इसको बोलते हैं दो वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करना। आप मल्टीपल वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं,
2 4 10 20 50 जितने चाहें उतने वेरिएबल को आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। बस क्या करना होगा, उन सभी वेरिएबल के बीच में आपको डॉट सिंबल देना पड़ेगा। अब इसको मैं यदि सेव करके रन करूंगा तो आप देखेंगे वो दोनों वर्ड का कॉन्केटिनेशन का रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मिला आपको डिजी कोडर्स और उसके साथ साथ आपको मिला टेक्नोलॉजीज। बट आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, ये एक सिंगल वर्ड दिख रहा है, जबकि मैंने दोनों को एक अलग अलग वेरिएबल में लिख रखा है। तो यदि आपको इन दोनों के बीच में गैप करना होगा तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहां पे डॉट के बाद आप डबल क्विट्स के अंदर एक सिंगल स्पेस यूज करेंगे और यहां भी आप कॉन्कैटिनेट करेंगे। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर ए वेरिएबल डॉट सिंबल, मीन्स ये डॉलर ए वेरिएबल कॉन्कैटिनेट हो रहा है। किसके साथ कॉन्कैटिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो उन दोनों के बीच में स्पेस आएगा उससे कॉन्कैटिनेट हो रहा है। फिर स्पेस के बाद क्या डेटा आएगा उसको भी हम लोग यहाँ पे डॉट सिंबल के बाद कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। अब सेव करके यदि आप रन करेंगे तो आप देखेंगे उन दोनों वर्ड के बीच में एक सिंगल स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था दोनों वर्ड के बीच में कॉन्कैटिनेट करने के बाद स्पेस को देना, और ऐसे ही आप मल्टीपल वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। फिर यदि यही काम हमें पीएचपी के अंदर करना हो या पीएचपी के टैग के साथ हमें कॉन्कैटिनेट करना हो, वो हम कैसे करेंगे उसको भी आपको दिखाता हूँ। ये समझ में आया सभी को, कॉन्कैटिनेशन करना या दो वेरिएबल को एक साथ कनेक्शन करना या दो वेरिएबल को पीएचपी में एक साथ जोड़ना। यदि आप यहीं पे कोई नंबर वैल्यू भी डालेंगे तो वो भी कॉन्कैटिनेट होगा, वो जुड़ेगा नहीं, कॉन्कैटिनेट होगा। अब देखिए यदि आपको टैग सर मल्टीपल कमेंट करना हो तो? हाँ जैसे देखिए मल्टीपल करना हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा डॉलर सी एक वेरिएबल, ठीक है, ये तीसरा वेरिएबल, और इसको मैंने पास कर दिया लखनऊ, ठीक है, यहाँ मैंने सेमी कॉलन अगेन दे दिया। अब इसको बी के बाद हमें कॉन्कैटिनेट करना, तो फिर से यहाँ पे डॉट यूज करेंगे, डबल क्वोट्स यूज करेंगे, स्पेस देंगे और ये फिर से यहाँ पास करेंगे डॉलर सी, ठीक है। सेव किया मैंने इसको और रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको तीसरा रिजल्ट भी आपका मिल जाएगा। तो ये एक यहाँ पे जो है तीन वेरिएबल का कॉन्कैटिनेशन हुआ, डॉलर ए डॉट डॉलर बी डॉट डॉलर सी, ये डॉलर ए डॉट डॉलर बी डॉट डॉलर सी, ये तीनों का कॉन्कैटिनेशन हो गया। ऐसे ही आपको और करना तो फिर से डॉट कर दीजिए। फिर आपको यदि इनके बीच में कोई सिंबल देना हो, ये जो आपने डबल क्वोट्स यूज किया इसके बीच में आप कोई सिंबल भी पास कर सकते हैं कि डीजी और कोडर्स के बीच में कोई सिंबल है। जैसे आपने सपोज दैट यहाँ पे पास कर दिया माइनस, यहाँ आपने पास कर दिया माइनस, ठीक है, माइनस। सेव करेंगे, उनके बीच में वो आपको रिजल्ट भी वैसे मिलेगा। आप कॉमा पास कर देंगे तो कॉमा आने लगेगा, आप कॉलन दे देंगे तो कॉलन आने लगेगा, सेमी कॉलन दे देंगे तो सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। और डॉट में अंदर जो वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी वो ऑटोमेटिक इस रिजल्ट में कॉन्कैटिनेट होकर के आ जाएगी। अब सपोज आपका जो ये रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये रिजल्ट थोड़ा नॉर्मल दिख रहा है, अगर हमें इसी रिजल्ट को हेडिंग के फॉर्मेट में शो कराना, तो अब हेडिंग के फॉर्मेट में शो कराने के लिए पीएचपी में तो ऐसा कोई कोड होता नहीं जिसको कि हम उसको लिख देंगे तो वो हेडिंग हो जाएगा, इसके लिए हमें एचटीएमएल का टैग लिखना पड़ेगा। अब हमें मल्टी स्पेस के लिए बिल्कुल, अब देखिए बिल्कुल किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें मल्टी स्पेस देना हो, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया तो एक स्पेस तो आ गया, बट यदि आप मल्टी स्पेस देंगे तो ये मल्टी स्पेस अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपके कीबोर्ड का स्पेस की केवल एक सिंगल स्पेस दे सकता है। आपको यहाँ पे मल्टी स्पेस देना है, तो उसके लिए मैंने आपको, यदि एचटीएमएल आप सभी ने पढ़ा होगा तो मैंने पढ़ाया था एम्परसेंड EMSP सेमी कॉलन, पढ़ा होगा, ध्यान होगा सभी को, EMSP सेमी कॉलन। इसका काम होता है किन्हीं दो वर्ड के या दो कैरेक्टर के बीच में 4 स्पेस देने के लिए। अब आप रन करेंगे तो ए और बी वेरिएबल के बीच में 4 स्पेस आएगा, यहाँ पे ये 4 स्पेस। तो आप मल्टी स्पेस भी दे सकते हैं, आपको यूज करना पड़ेगा एम्परसेंड EMSP सेमी कॉलन, नो ब्रेक स्पेस, आप सभी को याद भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसी के बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमें इसी रिजल्ट को हेडिंग के फॉर्मेट में शो कराना है तो कैसे शो करें। बस आपको कुछ नहीं करना होगा,
इस इको को मैं यहाँ पे कमेंट किए दे रहा हूँ, एक नेक्स्ट इको मैं ले रहा हूँ, इको, और यहाँ पे डबल क्विट्स के अंदर आपको सबसे पहले पास करना पड़ेगा H1 टैग, एंड देन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट, और यहाँ पे आप लिखेंगे रिजल्ट, अगेन लिखेंगे डॉट, और यहाँ पे डबल क्विट्स के अंदर इस H1 की क्लोजिंग करनी है, और यहाँ पे आप पास कर देंगे सेमी कॉलन। तो इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट में आपका डेटा कॉन्केटिनेट हो रहा था, यहाँ पे रिजल्ट में आपका डेटा कॉन्केटिनेट हो रहा है, वो अब डेटा इस हेडिंग के अंदर भी डिस्प्ले होगा। अब आप देखेंगे आपका रिजल्ट कुछ इस टाइप से मिलेगा कि आपका वही टेक्स्ट हेडिंग फॉर्मेट में आ गया। यदि आपको वेरिएबल के साथ कनेक्शन करना हो और कनेक्शन में आपको HTML टैग का यूज करना हो, तो आप ये काम कर सकते हैं HTML टैग का। आप चाहें तो जरूरी नहीं कि इस इको को यहाँ पे पास करें H1 को, आप H1 को यहाँ पे लिख सकते थे इस वाले लाइन में भी, और ये डायरेक्ट आपका इको रन हो जाएगा। जैसे देखिए इस लाइन को भी मैं कमेंट कर दे रहा हूं, और इस लाइन का एक और आपको टेक्निक बताता हूं। यहाँ पे अब सपोज मैं यहाँ पे H1 यूज नहीं करना चाहता, मैं H1 को यहाँ पे यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहीं पे H1 को यूज करना चाहता हूँ। बस यहीं पे आप लिखिए डॉलर डबल क्विट्स H1 टैग, अगेन यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे सबसे लास्ट में अगेन डॉट डबल क्विट्स के अंदर H1 टैग क्लोज। सेव करेंगे, रन करेंगे, तो भी आपको वही सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट। आपको कलर चेंज करना मीन्स आपको CSS लिखना है, बस यहाँ पे लिख दीजिए आप स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर अब आपको ध्यान देना होगा, इस स्टाइल के अंदर आपको सिंगल क्विट्स ही लिखना पड़ेगा। रीजन इसका कि डबल क्विट्स के अंदर डबल क्विट्स नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप पास करेंगे कलर कॉलन, कलर का नाम, सेव करेंगे, आप देखेंगे उस हेडिंग का कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये HTML मतलब वेरिएबल का कनेक्शन या वेरिएबल का कॉन्केटिनेशन यूजिंग HTML विद CSS, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि आपको किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल असाइन। अगर किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना, या किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करनी हो, तो वो आप कैसे करें उसको देखिए। नेक्स्ट देखिए, अब मैं इसको अगेन कमेंट की दे रहा हूं या नेक्स्ट पेज बता रहा हूं। ये समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट इसमें, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे देखिए। सर अंडरलाइन अगर करना हो तो, हेलो जी पूछिए। सर, अगर अंडरलाइन करना हो तो बीच में सर स्टाइल के बाद यू टैग यूज कर सकते हैं सर HTML का? हाँ देखिए, आपके पास यू टैग का भी ऑप्शन है और CSS में भी ऑप्शन होता है। लिखते हैं उसके लिए टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन कॉलन अंडरलाइन। ठीक है, ये भी ऑप्शन। जब आपको हेडिंग ही दिखानी है और अंडरलाइन भी दिखानी है, तो आप वहां पे CSS का यूज कर लीजिए, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन कॉलन अंडरलाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन भी आने लगेगा। सर CSS का यूज करना होगा तो स्टाइल लिखना कंपलसरी है सर? हाँ बिल्कुल, वो तो सिंपल सी बात है कि जब आप CSS यूज करेंगे, आपने CSS पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा CSS को यूज करने के 3 ऑप्शन होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का टेक्निक ये होता है, इनलाइन का टाइप ये होता है जो भी मैंने लिखा है। इंटरनल का होता है हेड के स्टाइल में, और एक्सटर्नल का होता है एक न्यू पेज में। तो आपको तो लिखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। अब देखिए, यदि आपको किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करना, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया $x, और यहाँ मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क, सॉरी इक्वल, और यहाँ मैंने पास कर दिया 100। ये जो 100 वैल्यू है, ये $x वेरिएबल में असाइन है। इसको बोला जाता है वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना। अब इसमें जो ये आप सिंबल देख रहे हैं इक्वल का, इसको हम लोग मैथमेटिक में इक्वल बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो सिंबल आपका है वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, कि किसी डेटा को, किसी वैल्यू को, किसी नंबर को, किसी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में असाइन करना। ये हर एक प्रोग्रामिंग में होता है। एक हम वेरिएबल लेते हैं, उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। स्टोर करना और असाइन करना दोनों एक सेंस।
ये होगा आपका वेरिएबल की असाइनिंग वैल्यू। फिर इस वेरिएबल में जो ये वैल्यू असाइन की गई है, यदि आपको इस वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो आप लिखेंगे इको $x। तो ये हुआ प्रिंट करना, ये हुआ डिस्प्ले करना, ये हुआ रन करना, ये हुआ एग्जीक्यूट करना। इसको आप बोलेंगे डिस्प्ले करना, प्रिंट करना, रन करना या एग्जीक्यूट करना, या उस वैल्यू जो असाइन हो रही है उसको शो करना। और ये आपका जो लिखा गया है इसको बोला जाएगा असाइन करना। इसमें जो आपका इक्वल सिंबल है वो इक्वल सिंबल नहीं है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैथमेटिक के बिहाफ पे वो इक्वल सिंबल है। और जो आपके राइट साइड में है ये आपकी वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे 100 वैल्यू है। ये 100 वैल्यू नंबर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, और न्यूमेरिक के साथ साथ पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है। और इधर जो लेफ्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में है ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल डिफाइन किया गया। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये इको PHP का रन करने के लिए, और ये वेरिएबल जो असाइन वैल्यू उसको रन करने के लिए। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल का स्कोप, स्कोप ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल स्कोप। मीन्स वेरिएबल का स्कोप क्या क्या है, मीन्स वेरिएबल को लिखा कहाँ कहाँ पे जा सकता है, या वेरिएबल को कहाँ कहाँ पे डिक्लेयर करके एक्सेस किया जा सकता है, या डिफाइन करके कॉल कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, वो होता है उसका स्कोप। जैसे मान लीजिए कि आप PHP टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस PHP टेक्नोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ है। आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो इस पॉलिटेक्निक का स्कोप क्या है। वैसे ही यहाँ पे हर एक प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का अपना स्कोप होता है। तो यही सेंस यहाँ पे आप समझिए कि वेरिएबल स्कोप, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना और वेरिएबल को एक्सेस करना। डिक्लेयर करना और एक्सेस करना का भी सेंस समझिए। बार बार आप वर्ड सुनते होंगे कि ये डिक्लेयर किया गया और ये एक्सेस किया गया। तो यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है कि एक वेरिएबल $x लिया गया है और उसमें 100 असाइन किया गया। तो ये इसको बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। और यहाँ पे इको के साथ $x लिखा गया है, इसको बोलते हैं वेरिएबल को एक्सेस करना, कि जो $x में डेटा स्टोर था उसको हमने एक्सेस कर लिया। मीन्स हमारे अकाउंट में पैसा था, मैंने उसको निकाल लिया, मैंने उसको एक्सेस कर लिया, मैंने उसको शो कर लिया, मैंने उसको देख लिया। तो वही होता है डिक्लेयर करना और एक्सेस करना। तो ये आपका डिक्लेयर करना हुआ, इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिक्लेयर, और इसको आप बोलेंगे एक्सेस। तो जो ये डिक्लेरेशन है और ये एक्सेस आपका है वो वेरिएबल के केस में कितना हो सकता है और कहां कहां पे हो सकता है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो बात करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल का या वेरिएबल स्कोप। तो इसके 3 टाइप हैं। पहला आपका है लोकल वेरिएबल, सेकंड आपका है ग्लोबल वेरिएबल, और थर्ड आपका है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, या ये आप वर्ड बहुत बार सुने भी होंगे कि वेरिएबल, आपसे पूछा था कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, तो आप अभी तक 2 टाइप के पढ़ते आए, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे आप 3 टाइप का देख रहे हैं, एक है आपका लोकल, एक है आपका ग्लोबल, और एक है आपका स्टैटिक। अब लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, इनका थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर समझिए। यदि आप कैसे समझेंगे कि ये लोकल वेरिएबल है, कैसे आप समझेंगे कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, और कैसे आप समझेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल, ये आप देख करके समझेंगे कैसे प्रोग्राम में। आपको एक प्रोग्राम दे दिया गया और आपसे पूछ दिया गया कि ये जो $x वेरिएबल लिखा गया है ये लोकल है कि ग्लोबल है कि स्टैटिक है, आप बताइए, आप कैसे बताएंगे। आपने सपोज बता दिया कि ये ग्लोबल है, तो आपसे फिर से क्वेश्चन किया गया कि ये ग्लोबल कैसे है, आप बताइए, इसको क्लियर करिए। तो समझिए आप लोकल, ग्लोबल और वेरिएबल। लोकल वेरिएबल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बोला जाता है कि लोकल वेरिएबल को केवल किसी ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किया जाता है, या उस वेरिएबल को जहां पे डिफाइन किया गया है आप वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप डिजी कोडर्स का कोई आईडी कार्ड लेते हैं और डिजी कोडर की एक ही ब्रांच है, तो आप उस डिजी कोडर के आई कार्ड का उस सिंगल ब्रांच में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको गूगल में यूज कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो आई कार्ड डिजी कोडर का है, गूगल का नहीं है।
तो ये जो हुआ कि आपका एक आई कार्ड बना है और आप वहीं पे यूज कर पा रहे हैं, मीन्स वो है लोकल। और कोई आपका एक ऐसा आई कार्ड बना है जो कि आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी। जैसे बैंकिंग कार्ड होता है आपका या एटीएम कार्ड होता है, उसको आप अपने जिले से पैसा निकालिए या आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से पैसा निकालिए, आप उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, वो होता है आपका ग्लोबल, फॉर एग्जाम्पल। अब इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकल और प्रोग्रामेटिकल देखें तो वो आप समझिए। जैसे लोकल की बात करें, आप सभी ने फंक्शन थोड़े बहुत पढ़े होंगे या आप सभी ने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, इफ वगैरह कभी पढ़ा होगा, तो उसको समझिए। आप इफ में कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पे इफ और यहाँ पे आप पास करते हैं कंडीशन, एंड देन यहाँ पे आप लिखते हैं उसका करली ब्रेसेस, और इस करली ब्रेसेस के अंदर जो आपको एग्जीक्यूट करना होता है वो आप एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। जो आपको एग्जीक्यूट करना होता है उसको आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब लोकल और ग्लोबल की वर्किंग समझिए और मीनिंग समझिए। यदि मैंने इस इफ कंडीशन के अंदर एक वेरिएबल लिखा $y और यहां मैंने पास कर दिया एक वैल्यू 200, तो आप इस $y में जो 200 असाइन किया गया है या 200 स्टोर किया गया है, इसको आप एक्सेस या इसको आप कॉल आप इसी इफ के ब्लॉक के अंदर ही कर सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पे इको $y लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट आप इसको यहाँ पे इस ब्लॉक के बाहर इको $y नहीं लिख सकते। रीजन इसका कि ये $y वेरिएबल ये केवल और केवल इस ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर है और वो कॉल भी उसी ब्लॉक के अंदर ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। बट तो ये जो तरीका है ये बाहर तो नहीं हो सकता है, इसको आप मत लिखिए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हुआ आपका लोकल डिक्लेरेशन और लोकल एक्सेस। किसी वेरिएबल को लोकल डिक्लेयर करना और लोकल एक्सेस करना, ये जो आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हुआ आपका लोकल वेरिएबल। बट यदि इसी को आप ग्लोबल कैसे समझेंगे, ग्लोबल के लिए देखिए, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया $M और आपने $M में यहाँ पे पास कर दिया 500 और यहाँ पे आपने लिखा इफ और कोई आपने इफ की एक कंडीशन दे दी सपोज दैट, और आप इस ब्लॉक के अंदर, तो आप इस वेरिएबल को यहां भी इको $M लिख सकते हैं, आप यहां भी इको $M लिख सकते हैं और यहां भी आप इको $M लिख सकते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि आपने अपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले ही कर दिया था। तो जब आप किसी वेरिएबल को प्रोग्राम के स्टार्ट होने से या प्रोग्राम में सबसे पहले कर देते हैं, तो आप उस वेरिएबल को उस पूरे होल पेज पे या पूरे होल प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी, चाहे वो किसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना हो या किसी ब्लॉक के बाहर एक्सेस करना हो या किसी ब्लॉक से पहले एक्सेस करना हो। इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और जब किसी वेरिएबल को आप किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो आप उस वेरिएबल को उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये होता है आपका लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। इतना समझ में आया सभी को? इतने में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपको? सर अगर हम $M को डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे तब भी वैल्यू प्रिंट होगा? नहीं, तब तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा ना। और अगर आप देखें तो ये रन होता भी है, रन भी होता है और वो स्ट्रिंग बट माना जाता है, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग हो जाएगी। जनरली पीएचपी में क्या है अदर प्रोग्रामिंग के बिहाफ पे कि इसमें डेटा टाइप होता नहीं है। डेटा टाइप ऑटोमेटिक वो वेरिएबल अपने आप समझ जाता है जैसे उसमें वैल्यू स्टोर की जाती है। यदि आपने उसमें 500 स्टोर किया तो डॉलर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये नंबर है। आपने डबल क्विट्स के अंदर वैल्यू दी तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा स्ट्रिंग है। बट अगर उसका हमें पता लगाना हो कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो एक्चुअल में है क्या, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं var_dump। अगर हम पीएचपी की कंप्लीटली प्रोग्रामेटिकल चीजें पढ़ेंगे तो उसमें वो चीजें आती हैं, बट हम लोग थोड़ा आपके सिलेबस के बिहाफ पे पढ़ रहे हैं। बट हम पीएचपी आपको प्रॉपर बताएंगे, आप उसके लिए एकदम परेशान मत होइए। अभी हम आपके सिलेबस के बिहाफ पे चलेंगे
एंड देन हम आपको पीएचपी भी सिखाएंगे, आप पीएचपी भी अच्छे से सीखेंगे, डोंट वरी। तो डबल क्विट्स में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है स्टैटिक की, ठीक है। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि जब फंक्शन में बिना स्टैटिक वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं और वो एक बार इनिशियलाइज होते हैं। मीन्स आप किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो एक ही बार इनिशियलाइज हो सकता है, वो बार बार इनिशियलाइज नहीं हो सकता। अगर आप उसको बार बार इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो इनिशियलाइजेशन माना नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए स्टैटिक का, स्टैटिक मतलब कि फिक्स, जहां आपने रख दिया वहां रख दिया। इसके लिए मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया $a और यहां मैंने दे दिया 1 और फिर मैंने यहां पे लिखा कोई एक फंक्शन लिख दिया, जैसे सपोज दैट मैंने यहां पे लिख दिया इको और इको के बाद मैंने यहां पे लिखा $a। इको को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी मैं इको किस तरीके से लिख रहा था, ऐसे इको $a और ऊपर मैंने इको $a लिखा। ये दोनों तरीके से इको चलता है यहाँ, मीन्स यहाँ पे इको एक टाइप का फंक्शन भी होता है और इको मेथड भी होता है। ये पीएचपी में भी ऐसा होता है कि आप इको को पैरेंथेसिस का भी यूज करके लिख सकते हैं, ये डबल कोट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पैरेंथेसिस, और विदाउट पैरेंथेसिस भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ तक आप डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, और ये डबल कोट्स आपका इसके अंदर भी लिखा जा सकता है, इसके अंदर भी पैरेंथेसिस के अंदर। तो पीएचपी में थोड़ा सा आपको ये नया मिलेगा कि पैरेंथेसिस के साथ भी यूज होगा और विदाउट पैरेंथेसिस भी। ऐसा पाइथन में भी होता था बट अब पाइथन के 3.7 में नहीं होता है। जैसे पाइथन में प्रिंट लिखते थे पहले, बट अब पाइथन में प्रिंट ब्रैकेट के साथ ही लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा स्टैटिक में वो आपकी वैल्यू को होल्ड करेगा और वो वेरिएबल आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और जब चाहेंगे आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीएचपी को कमेंट कैसे करेंगे, कमेंट्स इन पीएचपी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है बट यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं। कमेंट्स इन पीएचपी, आप पीएचपी में कमेंट कैसे करेंगे? तो कमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। या आप मल्टी लाइन का भी कमेंट कर सकते हैं और सिंगल लाइन का भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप लिख सकते हैं हैश सिंबल एंड आप डबल स्लैश सिंबल यूज कर सकते हैं, और यदि आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप लिखेंगे स्लैश एंड देन आप लिखेंगे एस्ट्रिक, और इसके बीच में जो आपको कमेंट करना होगा कमेंट, और आप लिखेंगे एस्ट्रिक और स्लैश। तो ये पीएचपी में कमेंट करने का तरीका है कि आप अपना कोड पीएचपी में लिखें बट उस कोड को आप रन नहीं करना चाहते, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट। प्रिंट ये एक टॉपिक है यहाँ पे। अब प्रिंट टॉपिक के वो थोड़ा समझिएगा। पीएचपी में मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए दो ऑप्शन बने हुए हैं। सी में तो केवल और केवल प्रिंटएफ है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें कई ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अलर्ट, एक है विंडो डॉट अलर्ट, एक है आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन, और एक है विंडो डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो उसमें कई ऑप्शन है। वैसे ही पीएचपी में मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपका इको और एक ऑप्शन है आपका प्रिंट। दो ऑप्शन इको और प्रिंट। अब बात आती है कि जब पीएचपी में मैसेज को शो करने के लिए या मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए दो ऑप्शन बनाए गए हैं, तो इन दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। ये दो ऑप्शन क्यों बनाए गए? सबसे पहली बात तो ये है, और दो ऑप्शन बनाए गए तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो समझिए। यदि इको की बात करें तो इको के अंदर आप मैसेज लिखेंगे, वो मैसेज आपका डिस्प्ले होगा। यदि प्रिंट की बात करें तो आप प्रिंट में भी मैसेज लिखेंगे, वो मैसेज भी डिस्प्ले होगा। बट इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इको मल्टीपल वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता है, इको मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कर सकता है।
बट प्रिंट आपका सिंगल वैल्यू को प्रिंट कर सकता है, मल्टीपल वैल्यू को नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम लोग देखेंगे वो कैसे आपका काम होगा। इको मल्टीपल कैसे प्रिंट कर रहा है और प्रिंट आपका सिंगल कैसे कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे कोड में जा रहा हूं और यहाँ पे मैंने ये पूरे लाइन को कमेंट नहीं, यही ब्रेक मैंने यहाँ पे लिखा इको और यहाँ पे मैंने लिखा इको के अंदर पॉलीटेक्निक, ठीक है, पॉलीटेक्निक। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, रन किया, तो आप देखेंगे इको के अंदर मैंने जो पॉलीटेक्निक लिखा है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये पॉलीटेक्निक आ रहा है, 100 ऊपर वाले का आ रहा है, मैंने दिया पॉलीटेक्निक 100 को मैं कमेंट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर लिखा डबल कोट्स के अंदर पॉली, सपोज एक मैसेज इसमें पास कर दिया, तो आप देखेंगे ये पॉली भी आपका डिस्प्ले होगा, पॉली भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इन दोनों के लाइन में थोड़ा मैं BR दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने BR टैग यूज कर लिया, यहाँ पे डॉट डबल कोट्स के अंदर BR, ठीक है। सेव करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब ये दोनों अभी आप देखेंगे तो दोनों की वर्किंग सेम है। इको के अंदर मैंने सिंगल मैसेज लिखा, पॉलीटेक्निक रन हो गया, प्रिंट के अंदर मैंने पॉली लिखा, वो दोनों रन हो गए। बट अब बात आती है इन दोनों के अंदर मल्टी वैल्यू लिखने की। मल्टी वैल्यू चलिए लिखते हैं, यहां पे मैं डॉट के साथ BR पास कर देता हूं, सेमीकोलन। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर पास किया पॉलीटेक्निक और मैंने यहाँ पे दिया कॉमा और डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे दिया IT ब्रांच और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर दिया CS ब्रांच, ठीक है। मीन्स मैंने यहाँ पे इको के अंदर मल्टीपल वैल्यू पास किया। मल्टीपल वैल्यू का सेंस ये पॉलीटेक्निक एक वैल्यू हो गई, कॉमा के बाद IT ब्रांच सेकंड वैल्यू हो गई, कॉमा के बाद CS ब्रांच एक तीसरी वैल्यू हो गई। आप इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वो तीनों वैल्यू प्रिंट हो रही है, पॉलीटेक्निक, IT ब्रांच और CS ब्रांच, ठीक है। ये तीनों प्रिंट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों प्रिंट हो रहे हैं। बट यही काम मैं करने जा रहा हूँ प्रिंट के साथ। यहाँ मैं BR भी दे दे रहा हूँ, BR, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और प्रिंट में मैंने लिखा यहाँ पे पॉलीटेक्निक कॉमा IT ब्रांच कॉमा CS ब्रांच और यहाँ मैंने सेमीकोलन सेव किया और रन करेंगे। आप क्या देख पाएंगे यहाँ पे प्रिंट के अंदर एक एरर आने लगा। प्रिंट के अंदर एरर में क्या आ रहा है कि सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड कॉमा, यहाँ पे लिख के आ रहा है ना मैसेज में कि प्रिंट में जो आपने कॉमा लिखा है वो अनएक्सपेक्टेड, मीन्स प्रिंट के साथ वो यूज नहीं हो सकता या प्रिंट के साथ आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये सिंपल सी बात यहां पे होगी कि कॉमा के बाद जो ये डेटा आ रहा है उसको ये रीड नहीं कर पा रहा, उसको ये समझ नहीं पा रहा, या कॉमा के बाद का डेटा ये एक्सेस नहीं कर पा रहा, डिस्प्ले नहीं कर पा रहा। यदि मैं ये कॉमा के बाद की वैल्यू को हटा देता हूं तो आप देखेंगे नॉर्मल पॉलीटेक्निक प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक सिंगल वैल्यू लिखी गई। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इको का यूज आप सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू दोनों के लिए कर सकते हैं, और प्रिंट का यूज आप केवल और केवल सिंगल वैल्यू के लिए ही कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और प्रिंट आपका 1 रिटर्न करता है और आपका इको 0 रिटर्न करता है, और प्रिंट इको से थोड़ा सा स्लो माना जाता है रन करने में। वैसे आप देख नहीं पाएंगे कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, बट ऐसा डेफिनेशन के भी आपको बताया जाता है कि इको फास्ट होता है, प्रिंट थोड़ा स्लो होता है। तो ये डिफरेंस कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि PHP में इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो आप ये बता सकते हैं कि अगर आप प्रिंट का यूज करते हैं तो प्रिंट आपकी 1 वैल्यू रिटर्न करता है, और इको का आप यूज करते हैं तो इको आपकी 0 वैल्यू रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट। इको आपका होता है वो मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कर सकता है, बट प्रिंट आपका मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकता।
और जो प्रिंट होता है वो इको के बिहाफ पे या इको के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है। ये डिफरेंस आप दे सकते हैं। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे पीएचपी कांस्टेंट। तो पीएचपी में कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट पढ़े हैं सी वगैरह में, वही हम लोग पढ़ेंगे पीएचपी में कांस्टेंट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन लगभग सेम होता है, बट थोड़ा सा पीएचपी में किस तरीके से लिखा जाता है वो हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये थोड़े अदर प्रोग्रामिंग से डिफरेंट है। आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, और ये प्रोग्राम मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको आप ट्राई करिएगा, अपने से रन करिएगा, कॉन्कैटिनेशन करना, पीएचपी में कोड को सेव करना, पीएचपी में कोड को रन करना, एचटीएमएल में पीएचपी को यूज करना, पीएचपी में एचटीएमएल को यूज करना, सीएसएस यूज करना, ये सब आप ट्राई करके देखिएगा। केस सेंसिटिव ट्राई करिएगा, प्रिंट ट्राई करिएगा, इको ट्राई करिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप ट्राई करके देखिएगा। जहाँ डाउट सर हेलो आप उसी ग्रुप में पूछ सकते हैं। हाँ सर, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो ब्लॉक के अंदर या बाहर कहीं भी लिख सकते हैं उसको सर? हाँ बिल्कुल ठीक सर, ओके ठीक है। और एक आप लोगों से बात करनी थी कि आप अपने कॉलेज के जो आपका फ्रेंड सर्कल है या जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप हमारा ये लिंक शेयर कर दीजिए, उनको भी आप बोलिए ज्वाइन करने के लिए इस ट्रेनिंग को। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ भी सकता है, बाद में भी आप पूछ सकते हैं। आप अपने सिलेबस से रिलेटेड अगर प्रोग्रामेटिकल भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप पर्सनली पूछ सकते हैं, उस ग्रुप में नहीं। उस ग्रुप में जो टॉपिक या जो सिलेबस चल रहा होगा वही आप पूछिएगा, बट यदि आपको कुछ अदर पूछना होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और आप अपने ये सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपके फ्रेंड किसी अदर कॉलेज में है वहां भी आप इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा डिस्कशन होगा, उतने ज्यादा आपको ये चीजें समझ में आएंगी, और आने वाले एग्जाम में आपको ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आपका ये कॉलेज में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है फिर भी आप अच्छे नंबर से पास होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल सेम टाइम पे अगेन हम लोग कनेक्ट होंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। हेलो सर, हेलो हाँ पूछिए। सर, आगे की क्लास सर इसी गूगल मीट पर ही चलेगी सर? हाँ बिल्कुल गूगल मीट पे चलिए। और कोई ओके अगर सर। नया प्लेटफॉर्म अगर होता है तो हम आपको पहले बता देंगे। जी सर, ओके। व्हाट्सएप ओके सर।